नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं एनडीटीएफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार भागी। अजय कुमार भागी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक आंदोलन के प्रणेता हैं और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही शिक्षकों के बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोशंस और उनके इश्यूज़ को सॉल्व किया है। विश्वविद्यालय में अब दाखिला प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 100% कट ऑफ आने से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर भागी से कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर भागी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जैसे जैसे अब हम इंटरनल असेसमेंट के बेस के नंबरों के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो बोर्डों में होड़ लगी हुई है कि कोई बोर्ड जो है कितने ज़्यादा नंबर देगा, इसकी होड़ सी लगी हुई है। इस कारण से बड़ी हाई कट ऑफ जा रही है और हर बच्चा ये चाहता है कि देश के नामी विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में आके पढ़े, इसलिए बड़ी हाई कट ऑफ जा रही है। इसके लिए सरकार को भी और विश्वविद्यालय के स्तर पर कई कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि पहला, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का एक अपना रुतबा रहता है और बच्चे उन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, तो सरकार को इस बारे में नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो उन्होंने क्लॉज डाला कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हो सकते हैं अब किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ, जो पहले प्रावधान नहीं था, तो उसका इस्तेमाल करते हुए सरकार को चाहिए कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर जो स्टेट में है वहाँ पर उसके साथ कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस नए खोले, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, जिससे कि शिक्षा को ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ में यूजी लेवल के ऊपर भी कोर्सेज को शुरू किया जा सके, जिससे बच्चों में हिम्मत भी बढ़ेगी और उनको अपनी उपयोगिता नज़र आए। जो हमारे रेगुलर कोर्सेज दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, अगर वो स्टेट लेवल में भी हों, एक तो ये कदम की आवश्यकता है। दूसरी कदम की इसकी आवश्यकता है कि जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय केवल दिल्ली में ही सीमित रह के रह जाता है, या कोई और भी बड़े इंस्टीट्यूट्स वो अपनी स्टेट में ही सीमित रह जाते हैं। ये टेरिटोरियल राइट्स का एक इशू बना हुआ है। अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट देश भर में रहती है, उनके लिए कुछ सीमित तौर पे ही सही, लेकिन कुछ ऐसे कैंपस जो उनकी स्टेट के बाहर हों, उनको भी खोलने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ताकि उन विश्वविद्यालयों का एक्सपेंशन हो और उन विश्वविद्यालयों के साथ साथ बच्चों को भी मौका मिले अपनी ही स्टेट में रहते हुए, अपनी घर के पास रहते हुए ऐसे बड़े विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने का, ताकि उनके पास में ये ना रहे और धीरे धीरे अपने भी जो लोकल उनके वहाँ के स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट के कॉलेजेस हैं, उनको फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में और टीचिंग में फर्दर डेवलप करें, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बने। इसके साथ साथ एक बात और भी कि जब ये होड़ लगी हुई है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर के ऊपर भी कोई नया तरह का एडमिशन पॉलिसी के बारे में विचार करना चाहिए। विचार हुआ भी था पीछे, लेकिन उसको अभी स्टेक होल्डर्स ने पूरी तरह से उसके ऊपर डिस्कशन करके उसको फाइनल किया नहीं, जिसमें कोई हाइब्रिड मोड, जहाँ थोड़ा सा कोई एंट्रेंस टेस्ट का भी रहे, थोड़ा सा जो बोर्ड के नंबर हैं उनका भी वेटेज रहे, और उसके माध्यम से क्या कोई फार्मूला निकल सकता है। लेकिन जब एंट्रेंस का हम लाएं बीच में कॉन्सेप्ट, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो एंट्रेंस टेस्ट ऐसा ना हो जिससे कि ये ट्यूशन सेंटरों को ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिल जाए। मतलब कि तैयारी करने के लिए जो बच्चों के पास में पैसा नहीं होता है, या वो गरीब परिवारों से आते हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस से आते हैं, उनके लिए भी ये सोचना चाहिए कि कहीं वो ये सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस हमारा इस तरह का सेंट्रिक ना हो जाए, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड, एक सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड हो। तो कोई एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दोबारा से उसके जो 12th क्लास के मार्क्स हैं, 11th क्लास के मार्क्स हैं, और प्लस जो थोड़ा बहुत कोई एग्ज़ाम का भी अगर बीच में कंपोनेंट हो, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो 100% वाला एक बड़ा डिमोरलाइजिंग टाइप, और सभी बच्चे मतलब इधर आना ही चाहते हैं, तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, इनको डेवलप करना, और साथ साथ में इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को अपने स्टेट्स के बाहर भी कुछ सेंटर्स बनाने का, कुछ कैंपस बनाने का मौका, और एडमिशन पॉलिसी को एक बार पूरी तरह से रिव्यू करने का। तो ये सबकी आवश्यकता है। सर, दिल्ली में जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके दाखिले भी शुरू नहीं हुए अभी तक। जी नहीं, वो उसके भी ज़रूर होने चाहिए, समय पे होने चाहिए, साथ ही होने चाहिए, होने ही वाले हैं उसके भी। लेकिन मेरा कहना ये है कि देखिए, अभी भी डिस्टेंस लर्निंग मोड वो उन लोगों के लिए तो ठीक रहता है, या आम ऑनलाइन टीचिंग की जिसको हम बात करते हैं, वो उन लोगों के लिए तो ठीक रहता है जो अपने काम काज में लगे रहते हैं। और GER आपको बढ़ाना है तो उनके एक्सपेंशन प्रोग्राम में तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल हो। परंतु जो रेगुलर कोर्सेज में बच्चे, उन रेगुलर कोर्सेज वाले बच्चों को अभी भी आप फेस टू फेस टीचिंग का कोई विकल्प
आप टेक्नोलॉजी को एक एडिशनल टूल तो मान सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। तो इसलिए हर बच्चा आना चाहता है मेन स्ट्रीम में। हाँ, जो लोग कामकाज में लगे हुए हैं, अपने घर में हाथ बटाते हैं, या जिनके पास और मजबूरियां हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रावधान है और इसका भी जल्दी से जल्दी शुरू होना ही चाहिए। सर, क्या आप मानते हैं कि अब कैंपस खोल दिया जाना चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो देखिए मैं इस तरह से नहीं, लेकिन मतलब मैं तो ये चाहूँगा फेस टू फेस टीचिंग हो, लेकिन क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार हो या और को सरकारें हों, वो इसी असेसमेंट फेयर करें। कितना जो है ये पेंडेमिक का असर बाकी बचा, कितना हम इसको फैलने से रोक सकते हैं, कहीं खोलने से कोई इसमें तकलीफ तो नहीं आएगी, तो इसको पूरा इसका ऊपर ठीक से स्टडी हो करके एक निर्णय हो। लेकिन हाँ, फेस टू फेस टीचिंग का तो कोई भी विकल्प और दूसरा भी है नहीं, कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, फेस टू फेस टीचिंग में पीयर जो ग्रुप के साथ में लर्निंग बच्चों का होता है, जो कभी भी दूसरे किसी माध्यम से संभव नहीं होता। आज बच्चे अपने दूर दराज के इलाकों में अपने घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस जरूर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, टीचर से भी पूरी तरह से इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और साथ साथ जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, अपने दोस्त से सीखते हैं, डिस्कशन से सीखते हैं, वो तो पूरा ही मिसिंग हो गया। तो रेगुलर टीचिंग के तो मायने बचते इसी नज़र नहीं आते। इसलिए हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय, मतलब पूरा ही, बल्कि जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है कोविड के वजह से, वो वापस पटरी पे आए। नए वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह जो है वो नवरात्रों में ज्वाइन करेंगे, उनसे कितनी उम्मीद है आपको विश्वविद्यालय को, कितना ऊंचा ले जाएंगे? देखिए, मेरे को उनसे बल्कि सभी लोगों से पूरी उम्मीद है। और हमने ये देखा भी पिछले 1 साल में, जहाँ पर काम करने की इच्छा होती है वहाँ सब कार्य संभव हैं। चाहे वो शिक्षक के तौर पे आप काम कर रहे हो या फिर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हो, उनका नाम अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रमोशन से रिलेटेड काम चल रहा है उसको वो और गति देंगे, उसमें बल्कि और बढ़ाएंगे उसको आगे। टीचरों का जो हक है उनको देंगे, क्योंकि टीचरों का हक समय पे उनको मिलना ही चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है। अगर व्यक्ति को किसी कारण मतलब उसका प्रमोशन रोक दिया जाए तो फिर अपनी इस मेंटल स्टेट पे भी नहीं रहता कि वो अच्छे से टीचिंग कर सके। साथ ही साथ जो है यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा देना, इसकी भी आवश्यकता है। इस विश्वविद्यालय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इसकी भी आवश्यकता है। तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनका एक अपना बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि वो इसमें सफल होना चाहिए। नियत अगर अच्छा होगा तो काम करने का बहुत अच्छा सुनहरी मौका उनको भगवान की ओर से मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो रेगुलराइजेशन, क्योंकि बिना परमानेंट फैकल्टी के एडहॉक बेसिस पे टीचरों को एक तरह के मानसिक प्रताड़ना में रखते हुए उनसे अच्छी टीचिंग, रिसर्च या कोई अच्छा काम करवा लेना, या एकेडमिक काम के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करा लेना भी संभव रहता नहीं है। तो पहला उनको मेरे ख्याल से एजेंडा लेना चाहिए कि वो यहाँ आएँ और टीचरों का, जो हमारे एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और वो इस विश्वविद्यालय को जहाँ होना चाहिए वहाँ। बल्कि आपसे मैं एक और बात का जिक्र करूँगा कि कई बार हमारे ये आता है कि दिल्ली का 11वें पायदान पर खिसक गया 12वें। वो यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी कॉलेजेस में और खासतौर पर डिपार्टमेंट में तो 50% सीटें खाली पड़ी हैं। तो टीचर टॉट रेशो का जो पैरामीटर होता है, बहुत सशक्त उसके पॉइंट होते हैं, वो इस कारण से हम लोग पिछड़ जाते हैं। कई विश्वविद्यालय आपने देखा कि हमसे ज़्यादा हाई रैंकिंग इसलिए सिर्फ नज़र आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो वहाँ कोई बहुत खास तरह की पढ़ाई है या बहुत रिसर्च है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, परंतु टीचर कम होने की वजह से, टीचर टॉट रेशो का बिगड़ जाना, उससे हमारी विश्वविद्यालय की रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा आते ही। और यहाँ फैकल्टी को भी और आपको नॉन टीचिंग स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट, यहाँ पर लेस देन 40% पे काम चलाना पड़ रहा है नॉन टीचिंग के अंदर। सारे फाइलें लटकी रहती हैं ऑफिस के अंदर, लोगों के काम लंबित रहते हैं। तो ये सब जब संभव होगा, जब मान लीजिए परमानेंट नियुक्तियाँ इन सब जगह पदों पे हो जाएंगी और हमारे पास पूरा स्टाफ जो है वो जितना सैंक्शन यूजीसी ने मना नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी मना नहीं किया है, केवल विभिन्न कारणों से ये डिले होता चला आ रहा है। और अब ये होना ही चाहिए, परमानेंट नियुक्तियां हो। जितनी पोजीशन खाली प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट में खाली है, वो सब पे नियुक्तियां हो जाएं और टीचर टॉट रेशो को सुधार दिया जाए, फीडबैक सिस्टम भी बढ़िया बने, रिसर्च भी यहाँ बढ़िया होगी ही, फिर नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। देखिए, जितने परमानेंट टीचर और आएंगे उनके हिसाब से सीटें बढ़ेंगी पीएचडी की,
उतनी ज़्यादा रिसर्च यहाँ हो जाएगी, उतने पब्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगे, तो सभी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारा विश्वविद्यालय तो अगर ये आप फैकल्टी पूरी कर देंगे तो अपने आप ही जो 40-50% पे चल रही है, अगर 100% फैकल्टी होगी तो ये कूद करके इसकी रैंकिंग अपने आप नंबर 1 पे आ जाएगी। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे हमारे भारत की, और विश्व में भी इसका नाम होगा। केवल ज़रूरत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन भी और फिजिकल भी, वो प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत